देखिए प्री प्लस मेंस का बैच है ये। आप लोगों में से हिंदी मीडियम वाले कितने हैं? मतलब मैक्सिमम हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश वाले आप तीनों हैं बस। ठीक। चलिए देखिए, फिर इससे पहले कभी तैयारी की है सीजीपीएससी की? एकदम फ्रेशर है, पहली क्लास है आप लोग की। इससे पहले सीजीपीएससी के कोई एग्जाम दिए हैं? सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम दिए हैं क्या? आप कारी का दिए थे अभी, व्यापम वाला। सीजीपीएससी के स्ट्रक्चर को और सिलेबस को समझते हैं पहले। सीजीपीएससी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर को, उसके सिलेबस को जानना जरूरी है। तो आप लोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सीजीपीएससी एक आयोग है देखा जाए तो। सीजीपीएससी का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। बहुत सारी परीक्षाएं लेता है ये, लेकिन आप लोग जिस परीक्षा की तैयारी करने आए हैं वो है राज्य सेवा परीक्षा, स्टेट सर्विस एग्जाम, सीजीपीएससी का, या फिर आप राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम बोल सकते हैं इसको। अब इसमें बहुत सारे पदों पर भर्तियां होती हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर का पद होता है, अलग अलग विभागों में बहुत सारे पद होते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर का पद है, डीएसपी का पद है, नायब तहसीलदार का पद है, अकाउंट ऑफिसर का पद है, असिस्टेंट डायरेक्टर अलग अलग विभाग में होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पदों पर भर्ती होती है। अब क्या स्ट्रक्चर है पूरा सीजीपीएससी के एग्जाम का? जो स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी आप लोग करने आए हैं, राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी जो आप लोग करने आए हैं, उसका स्ट्रक्चर को जानते हैं पहले कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है। तो एक ब्रीफ जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। और पीएससी एक ऐसा एग्जाम है ना, इसमें आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आगे आप फैमिलियर होते जाओगे। एक ही घंटे की क्लास में आप सोचेंगे कि पूरा सीजीपीएससी के स्ट्रक्चर को, सिलेबस को मैं समझा दूं, तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा। लोगों का मतलब ये सपना होता है सीजीपीएससी निकालना, यूपीएससी निकालना, सिविल सर्विसेज के लाइन में जाना, लोगों का सपना होता है ये। तो बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है, मेहनत बहुत करनी होगी। तो उसके स्ट्रक्चर को और सिलेबस को समझते हैं अपन। वैसे मैं आप लोग को मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन पढ़ाऊंगा। मेरा नाम रवि गोयल है, तो मैं आप लोग को मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग को मैं एक पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूं, सीजीपीएससी का स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस में क्या है, कितना पढ़ना है आप लोग को। एक ब्राउजर आप लोगों को मिला होगा अभी, इसमें सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। फिर भी मैं आप लोग को एक जानकारी दे रहा हूं। चलिए, सबसे पहली बात तो जो एज क्राइटेरिया है और जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है, मतलब कि जो एज क्राइटेरिया का मतलब कितने एज तक आप सीजीपीएससी दे पाएंगे, और एजुकेशनल का मतलब शैक्षणिक योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो एज की बात करूं अगर मैं, सबसे पहले सीजीपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप अगले साल सीजीपीएससी में बैठ रहे हो, मान लो एग्जांपल के लिए 2026 में जो सीजीपीएससी का एग्जाम होगा, इस साल नवंबर में, इस साल नवंबर में नोटिफिकेशन जारी होगा, नवंबर 2025 में नोटिफिकेशन जारी होगा। अगले साल जो सीजीपीएससी का प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा 2026 में, उसका नोटिफिकेशन जारी होगा नवंबर 2025 में। इसीलिए अगले साल जो पीएससी होगा उसको सीजीपीएससी 2025 बोलेंगे, सीजीपीएससी 2025 बोलेंगे। इस बात को पहले तो समझो। 2026 में पूरी प्रक्रिया होगी इसकी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, मतलब तीनों चरण जो होंगे 2026 में होंगे। लेकिन उसको अपन नाम क्या देंगे? सीजीपीएससी 2025, क्योंकि नोटिफिकेशन कब जारी होगा? नवंबर 2025 में। जैसे अभी जो प्रक्रिया चल रही है, प्री हो चुका, रिजल्ट आ चुका, मेंस अभी हुआ है पिछले महीने ही, तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है ये सीजीपीएससी 2024 की चल रही है। समझ आ रहा है? प्री का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, मेंस भी बच्चे दे चुके हैं, उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। तो ये जो प्रक्रिया अभी चल रही है ये सीजीपीएससी 2024 वाली चल रही है, जो कि 2025 में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। तो नवंबर 2024 में उसका नोटिफिकेशन आ गया था, नवंबर 2024 में, इसीलिए सीजीपीएससी 2024 की पूरी प्रक्रिया अभी चल रही है। अगले साल अगर आप लोगों में से कोई बैठेगा अगले साल, तो उसको सीजीपीएससी 2025 बोलेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन इसी वर्ष नवंबर 2025 में जारी हो जाएगा।
अब इसके लिए सबसे पहले एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, एज क्राइटेरिया क्या है, तो अगर अगले साल जो कि 2026 में पूरे चरण होंगे, चाहे वो पहला चरण हो, चाहे वो दूसरा चरण हो, चाहे वो तीसरा चरण हो, अगले साल अगर आप एग्जाम में बैठेंगे 2026 में, जो कि सीजीपीएससी 2025 है, तो इसमें एज क्राइटेरिया क्या मांगेगा, आपको बोलेगा 1 जनवरी 2025 को आपका 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। 1 जनवरी 2025 को आपका 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। मतलब इस वर्ष का जो 1 जनवरी था, 21 वर्ष आपका पूरा अगर हो गया होगा तो ही आप ये सीजीपीएससी 2025 में अप्लाई कर पाएंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगले साल जो पूरा तीनों चरण होगा, प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का, तो सीजीपीएससी 2025 जो कि 2026 में चलेगा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तो इस एग्जाम में आप तभी बैठ पाएंगे जब आपका 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष पूरा हो गया हो। ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड से स्नातक होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। स्नातक मतलब किसी भी फील्ड से हो आप, स्नातक होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया और शैक्षणिक योग्यता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब किस प्रकार से एग्जाम होता है, प्री में क्या क्या पूछेगा, क्या स्ट्रक्चर है, मेंस का क्या क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रक्चर है, उन बातों को समझते हैं। चलो ध्यान से समझना थोड़ा स्ट्रक्चर को। देखिए, अब नवंबर 2025 में नोटिफिकेशन जारी किया, नवंबर 2025 में सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लगभग 250-300 पद के आसपास पद रहते हैं, 250 पद, 300 पद, 200 पद, इसी के अराउंड पद रहते हैं। नवंबर 2025 में नोटिफिकेशन जारी करेगा सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम 2025 बोलेंगे इसको, छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2025 नाम देंगे। इसका प्री का एग्जाम फरवरी के सेकेंड संडे को चांसेस होते हैं, फरवरी के सेकेंड संडे को अगर प्री के एग्जाम की बात करूं तो। इसका मेंस के एग्जाम की बात करूं अगर मैं, तो मेंस का जो एग्जाम होता है ये जून जुलाई के आसपास होता है, जून जुलाई के आसपास, और इसके 2-3 महीने बाद रिजल्ट आता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कब होगी? 2026 में होगी, ये पूरी प्रक्रिया 2026 में होगी। अब जो फॉर्म भरना चाहें वो फॉर्म भर सकते हैं, जितने भी लोग चाहें उतने लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में ऐसा कोई मनाही नहीं है, अगर आप एज क्राइटेरिया और शैक्षणिक योग्यता फुलफिल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एज क्राइटेरिया और शैक्षणिक योग्यता अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लगभग मान लीजिए मोटा मोटा 250 पदों के लिए, 300 पदों के लिए विज्ञापन जारी होता है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका एज क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो रहा है, आपका स्नातक ग्रेजुएशन हो गया, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरेंगे जितने भी लोग, वो सारे बच्चे प्री में बैठेंगे। तो लगभग 1 लाख 1.25 लाख के आसपास मान के चलिए एग्जाम में बैठते हैं, मोटा मोटा मान के चलिए 1-1.25 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं प्री के एग्जाम में। तो 1 से 1.25 लाख लोग प्री के एग्जाम में बैठेंगे, जो कि फरवरी के सेकंड संडे को जनरली फरवरी के सेकंड संडे को होता है। अब स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्या स्ट्रक्चर है प्री का, ध्यान से समझना। सीजीपीएससी प्री की बात करता हूं मैं, सीजीपीएससी प्री क्या स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझेंगे इसका। तो सीजीपीएससी प्री में आपको 2 पेपर देने होंगे, 2 पेपर आपको देने होंगे, 2 पेपर। पहला जो पेपर होगा ये होता है जीएस का, जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज, मतलब सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन। और दूसरा जो पेपर होता है, दूसरा जो पेपर होता है ये होता है सीसेट का पेपर, जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, या इसको योग्यता परीक्षण का पेपर भी बोलते हैं, योग्यता परीक्षण। ये 2 पेपर देने हैं आपको। स्ट्रक्चर को समझना पहले। प्रारंभिक परीक्षा में सारे लोग बैठेंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है, लगभग 1 लाख 1.25 लाख लोग बैठते हैं। 2 पेपर आपको देने होंगे। पेपर फर्स्ट जो है ये जीएस का है, जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज, मतलब सामान्य अध्ययन। और पेपर 2 होता है सीसेट का, सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब की योग्यता परीक्षण। स्ट्रक्चर को समझा रहा हूं। यहां से कुल 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है 2 अंक का,
मतलब 200 नंबर का पेपर होता है ये, 200 नंबर का। 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अगर आप सही उत्तर टिक करते हैं, सही उत्तर, अगर आप सही उत्तर टिक करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है। अगर आप गलत उत्तर टिक करते हैं तो आपका 1/3 माइनस मार्किंग है, मतलब 0.66 माइनस हो जाता है। अगर बात करूं दूसरे पेपर की, यहां पर भी 100 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, मतलब 200 नंबर का ये वाला पेपर भी होता है। यहां पर भी अगर आप सही उत्तर टिक करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है, और गलत उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपका 0.66 माइनस होता है। यहां पर भी समय 2 घंटे का रहता है, ये भी समय 2 घंटे का। ये प्री का स्ट्रक्चर है, सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्री का स्ट्रक्चर है। ये 2 पेपर आपको देने होंगे। अभी सिलेबस पे नहीं आ रहा हूं मैं, उस पर भी आऊंगा, अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये 2 पेपर आपको देने हैं। अब एक बात ये भी समझेंगे, आपको मिनिमम नंबर जो है वो तो क्राइटेरिया फुलफिल करना ही होगा, वरना बाहर हो जाएंगे आप। पेपर 1 की बात करूं मैं तो जो अनारक्षित हैं, अनरिजर्व्ड हैं, उसके लिए मिनिमम जो है वो 66 अंक निर्धारित किए गए हैं, मतलब 33% हो गया। जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, इनके लिए मिनिमम 46 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी 23% हो गया। ये क्राइटेरिया तो पार करना ही है। अगर ये पार नहीं कर पाए तो वैसे ही बाहर हो जाओगे आप। इधर पे भी मिनिमम जो क्राइटेरिया है अनरिजर्व्ड के लिए 66 अंक, यानी 33% हो गया। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 46 अंक, मतलब कि 23% हो गया। ये मिनिमम क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, वरना बाहर हो जाएंगे आप। दोनों पेपर में मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अब एक खास बात पेपर सेकंड को लेकर के है। पेपर सेकंड जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ध्यान से समझना। पेपर सेकंड क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बच्चे 1-1 साल हो जाता है, ये समझ नहीं पाते कि कहां पे मेहनत करनी है। ये एग्जाम ऐसा है कि केवल मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 साल हो गया प्री का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की मेहनत से ही प्री का एग्जाम निकाल ले रहे हैं। डायरेक्शन को सही रखेंगे तो ही एग्जाम निकलेगा। ये पेपर सेकंड क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसको ध्यान से समझना। केवल क्वालिफाई करना है आपको। जो मेरिट बनेगा, ध्यान से समझो, जो मेरिट बनेगा वो बनेगा पेपर नंबर 1 से। जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा प्री का वो पेपर नंबर 1 से होगा। पेपर सेकंड क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, मतलब केवल आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आपको मिनिमम 66 अंक लेकर के आना है। अगर आप कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी या एसटी, तो आपको 46 अंक मिनिमम लेकर के आना है। मेरिट जो बनेगा वो पेपर 1 से बनेगा। ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को समझना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई छात्र ए है, ये प्री का एग्जाम दिया, पेपर 1 में इसका आया 120, पेपर 2 में आया इसका 70, मान लीजिए। पेपर 1 मतलब जीएस का, पेपर 2 मतलब सीसेट का। छात्र ए का प्री में पेपर 1 में 120 आया, पेपर 2 में 70। पेपर 2 को चेक किया जाएगा कि इसने पेपर 2 क्वालिफाई किया कि नहीं, कर लिया है तो इसका टोटल नंबर कितना काउंट होगा, 120। समझ आ रहा है? पेपर 2 को केवल ये चेक किया जाएगा कि आपने पेपर 2 को क्वालिफाई किया कि नहीं किया। मतलब पेपर 2 में आपका 100 आ रहा है, मेरा 190 आ रहा है, तो दोनों का महत्व सेम ही रहेगा। आपने 100 नंबर प्राप्त किया पेपर 2 में और मैंने 190, 190 ले आया, तो दोनों का इंपॉर्टेंस सेम ही रहेगा। आपने भी क्वालिफाई कर लिया पेपर 2, मैंने भी क्वालिफाई कर लिया, ना आप पीछे हैं ना मैं आगे हूं, दोनों ने पेपर 2 को क्वालिफाई कर लिया। अब पेपर 1 में जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो बच्चा आगे रहेगा। समझ पा रहे हैं क्वालिफाइंग का मतलब? क्वालिफाई करने के लिए जनरल को चाहिए मिनिमम 66 और ओबीसी, एससी, एसटी को चाहिए मिनिमम 46। जैसे कोई छात्र बी है, मान लीजिए इसका पेपर 1 में है 90, मान लीजिए पेपर 2 में है 160, तो इसका टोटल नंबर कितना काउंट होगा, 90। समझ पा रहे हैं? कोई छात्र सी है, मान लीजिए इसका पेपर 1 में है 130 और पेपर 2 में 67 है, तो इसका टोटल नंबर कितना काउंट होगा, 130। समझ आ रहा है? कोई छात्र डी है, मान लीजिए इसका पेपर 1 में है 140, पेपर 2 में है 60। समझ आ रहा है? अगर ये अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है, तो बाहर हो जाएगा,
क्योंकि इसने पेपर 2 को क्वालिफाई नहीं किया। अगर ये जनरल कैंडिडेट है तो बाहर हो जाएगा। अगर ये ओबीसी एससी एसटी है तो इसका नंबर कितना काउंट होगा? 140। ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का मतलब। ये कब से किया गया है? ये जो पूरा पद्धति आप देख पा रहे हैं, ये 2017 पीएससी प्री से लागू है। 2017 पीएससी प्री से ये जो पद्धति आपको बता रहा हूं कि पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का है, ये 2017 पीएससी प्री से लागू है। 2017 पीएससी प्री मतलब जिसका एग्जाम कब हुआ होगा? 2018 में हुआ होगा। 2017 पीएससी की बात कर रहा हूं, मतलब एग्जाम कब हुआ होगा? ये 2018 में हुआ होगा। ये जो आप कट ऑफ सुनते आए हैं, वो कट ऑफ किससे बनता है? पेपर 1 से बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2017 पीएससी प्री की बात करूं अगर मैं, तो 2017 पीएससी प्री में कट ऑफ गया था लगभग 82 के आसपास, 82। समझ आ रहा है? 2017 पीएससी प्री में पहला साल था ये जब पेपर 2 को क्वालिफाइंग नेचर का किया गया था। कट ऑफ 82 के आसपास गया था। तो ये 82 का मतलब समझ आ रहा है? जीएस के पेपर में 82। मतलब आपने अगर पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया और पेपर 1 में आपका 82 या उससे ज्यादा है तो आपने प्री का एग्जाम निकाल दिया। यही मतलब होगा कट ऑफ का। जनरल का बता रहा हूं, जनरल बॉयज का। ओबीसी इससे कम, एससी उससे भी कम, एसटी उससे भी कम। जनरल बॉयज का बता रहा हूं। 2018 पीएससी प्री पेपर बहुत आसान आया, और भी कुछ कारण थे बताऊंगा। कट ऑफ पहुंच गया था 128 के आसपास। 2019 पीएससी प्री पेपर और आसान आ गया था, पेपर और आसान आया था, कट ऑफ लगभग 140 के आसपास पहुंच गया। 2020 पीएससी प्री, 2021 पीएससी प्री, 2022 ये एकदम अलग दौर रहा पीएससी का। ये जो दौर था एकदम अलग दौर था। ये 3 साल जो पीएससी के थे ये एकदम अलग थे। 2020 में कट ऑफ लगभग 103 से 105 के आसपास गया। यहां पे 92 से 95 के आसपास गया। सॉरी, यहां पे तो 72 के आसपास गया था। यहां पे 92 से 95 के आसपास गया। ये जो कट ऑफ बता रहा हूं मैं ताकि आप स्ट्रक्चर को समझ पाओ कि क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे प्री का एग्जाम पूरा होता है। 2023 पीएससी प्री पेपर फिर से बहुत आसान आ गया, कट ऑफ 136 के आसपास गया। 2024 पीएससी प्री जो इस साल हुआ है ये थोड़ा टफ आया था, कट ऑफ 110 के आसपास था। समझ आ रहा है? 2024 मतलब अभी जो रनिंग चल रहा है पीएससी प्री हो गया था, उसका रिजल्ट भी आ गया, कट ऑफ बताया पीएससी ने लगभग 110 के आसपास गया। मेंस हो गया है, मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। 2025 पीएससी प्री अगले साल होगा फरवरी में, उसका विज्ञापन जारी होगा नवंबर 2025 में। तो ये जो कट ऑफ आप सुनते आए हैं, ये कट ऑफ निर्धारित होता है पेपर नंबर 1 से। पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर पेपर 2 आपका क्वालिफाई नहीं है तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। पेपर 1 के कितने भी नंबर हो मैटर नहीं करेंगे। वो 20, 21, 22 में यही हुआ था। 20, 21, 22 का जो दौर था, यहाँ पे जीएस का पेपर तो टफ था ही, सीसेट का पेपर उससे भी ज्यादा टफ था। मैक्सिमम बच्चे सीसेट में फेल हो गए थे यहाँ पे, मैक्सिमम बच्चे। 20, 21, 22 का देखिए कट ऑफ 103 से 105, 72, 92 से 95। मैक्सिमम बच्चे जो थे जिनका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर होने के बावजूद बाहर हुए थे, कारण सीसेट का पेपर था। इतना टफ था कि नेगेटिव नंबर आए थे बच्चों के, -2, -5, 10, 5, 15 ऐसे नंबर आए थे 20, 21, 22 के दौर में। इतने बड़े बड़े, इतने लेंदी क्वेश्चंस, पूरे एसएससी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चंस पूछ दिए गए। बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं, पीओ का, क्लर्क का, ये सब सुने होंगे, उस लेवल के प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो कट ऑफ जो था वो बहुत कम गया था। इसका कारण सीसेट का पेपर भी था, बच्चे सीसेट को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। तो ये स्ट्रक्चर है प्रारंभिक परीक्षा का। समझ आया क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या होगा? तो अगर आप अनारक्षित हैं, अनरिजर्व्ड हैं, जनरल हैं, तो आपको मिनिमम 66 लेकर के आना है। अगर आप कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको मिनिमम 46 मतलब 23% हो गया। ये प्रारंभिक परीक्षा का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर है प्रारंभिक परीक्षा का। अब देखने से लगता है कि सर 200 नंबर में 66 नंबर लाना, 46 नंबर लाना बहुत आसान है, लेकिन 20, 21, 22 में वही हुआ। बच्चे बहुत आसान सोच के गए थे कि सीसेट को हम क्वालिफाई आराम से कर लेंगे, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 20, 21, 22 में ऐसा पेपर आया कि बच्चे 46 नंबर, 66 नंबर नहीं ला पाए थे। मैक्सिमम बच्चे जो जीएस में बहुत अच्छा किए थे, सीसेट में फेल हो गए थे वो। तो दोनों पेपर को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, अच्छी से समझ के चलना होगा।
बहुत ज्यादा लाइटली लेके काम नहीं कर सकते आप कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, आपको प्रॉपर एक एक बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। अच्छा, 2017 पीएससी प्री से पहले, 2017 से पहले दोनों के नंबर ऐड होते थे, समझ आ रहा है। 2016 पीएससी की बात करूं मैं, 2015 पीएससी की बात करूं मैं, 2017 पीएससी से पहले प्री का जो रिजल्ट बनता था वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मर्ज करके बनता था। कहने का मतलब छात्र ए का नंबर कितना हो जाता, 190, समझ आ रहा है। दोनों के नंबर को ऐड करके मेरिट लिस्ट बनाया जाता था 2016 में, 2015 में। 2017 से पहले की बात कर रहा हूं, दोनों नंबर को ऐड किया जाता था, समझ आ रहा है। आप खुद सोचो, इसका नंबर कितना हो जाता 190, इसका नंबर कितना हो जाता 250, मतलब जो यहां सबसे पीछे है सबसे आगे हो जाता, 250 नंबर हो जाता इसका, समझ पा रहे हैं। अब क्यों ऐसा किया गया, पेपर सेकंड को क्वालिफाइंग नेचर का क्यों कर दिया गया। हो क्या रहा था, जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे थे, जो इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे थे, उनको एक तरफा फायदा मिल रहा था। सीसेट जो है मेनली मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है, ये मेनली मैथ्स और रीजनिंग का, लैंग्वेज भी आता है इसमें, लेकिन मेनली सीसेट मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है। तो हो क्या रहा था, जो इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, वो क्या करते थे, एग्जैक्टली ये काम करते थे, ये देखिए ऐसा काम करते थे। पेपर सेकंड में अच्छा खासा स्कोर खींचते थे वो, 150, 160, 140 के आसपास स्कोर खींचते थे, और पेपर 1 को जस्ट क्वालिफाई करते थे, 70, 75 ऐसा नंबर लाते थे पेपर 1 में, और पेपर 2 में 140, 130, 150 के आसपास लाते थे, और आराम से प्री का एग्जाम निकाल लेते थे। तो 2017 से पहले जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे थे, इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे थे, उनके लिए प्री निकालना बहुत आसान काम था। पेपर 2 में स्कोर करना है, पेपर 1 को जस्ट क्वालिफाई करना है, आराम से प्री निकलता था। तो एक तरफा लाभ मिल रहा था उनको, उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बैलेंस बनाया गया। 2017 से पेपर सेकंड को क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया, मतलब पेपर सेकंड केवल आपको क्वालिफाई करना है। समझ आई बात यहां तक। तो ये प्री का स्ट्रक्चर है, प्री का। अभी सिलेबस पे नहीं आया हूं मैं क्या क्या पढ़ना है, ये केवल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। क्लियर हुई बात यहां तक, कुछ पूछना है यहां तक तो बताइए। प्री का स्ट्रक्चर मैंने बताया, देख लीजिए मैंने क्या क्या बताया अभी तक। सबसे पहले मैंने बताया कि अगले साल जो पीएससी का एग्जाम होगा उसको सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम, छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2025 का नाम देंगे आप, क्योंकि विज्ञापन जारी हो जाएगा नवंबर 2025 में। इसका प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, ये 2026 में चलेगा पूरा। एज क्राइटेरिया मैंने बोला, अगर अगले साल के एग्जाम की बात करूं मैं, 2026 में जो चलने वाला है, उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 1 जनवरी 2025 को आपका एज मिनिमम 21 साल हो जाना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो स्नातक मांगता है, ये मैंने बताया आपको। प्री के एग्जाम में जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं वो बैठते हैं, लगभग संख्या 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के आसपास रहती है फॉर्म भरने वालों की। कुछ बच्चे नहीं बैठते हैं, तो मान के चलिए 1, 1.25 लाख बच्चे लगभग एग्जाम में बैठते हैं। अब प्री का एग्जाम फरवरी के जनरली सेकेंड संडे को होता है। अब प्री का एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा कुछ मिलेगा। पेपर 1 होगा जीएस का, जनरल स्टडीज मतलब सामान्य अध्ययन, 100 प्रश्न, 200 नंबर, 2 घंटे का समय, सही उत्तर के लिए 2 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.66 माइनस होगा। सेम यही स्ट्रक्चर है सीसेट में, लेकिन सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, आपको मेरिट बनाना है पेपर 1 से। पेपर 1 से मेरिट लिस्ट जारी होगा। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब मैंने आपको समझाया। पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में बोलने का मतलब, एक प्रश्न के साथ आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन ऐसा, चाहे वो जीएस का पेपर हो चाहे सीसेट का पेपर हो, एक प्रश्न के साथ आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। ओएमआर सीट मिलेगी आपको, ओएमआर सीट में आपको आंसर भरने हैं। ये पैटर्न है आपका प्री का। 2018 पीएससी से, समझना बात को, यहां पे भी चेंज हुआ था। 2018 पीएससी से 4 ऑप्शन कर दिए गए थे। 2018 से पहले की बात करूं तो एक प्रश्न के साथ ऑप्शन होते थे 5, एक प्रश्न के साथ ऑप्शन 5 होते थे 2018 के पहले। 2017 में, 16 में, 15 में। 18 पीएससी प्री से एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन कर दिए गए, जो अभी तक चल रहा है। 18 से पहले के पेपर देखेंगे आप, पीएससी के कोई भी पेपर को उठा लीजिए आप आगे चल के देखेंगे, बुकलेट खरीदेंगे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, तो 18 के पहले के पीएससी को देखिए, एक प्रश्न के साथ 5 ऑप्शन होते थे।
पांचवा जो ऑप्शन होता था ये होता था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन जो होता था नन ऑफ दीज होता था। हर प्रश्न के साथ पांचवा ऑप्शन चिपका होता था, इनमें से कोई नहीं। तो तुक्का लगाने वालों को समस्या होती थी, क्योंकि लगभग 100 में से 15-20 प्रश्नों का उत्तर आता था, इनमें से कोई नहीं। समझ आ रहा है? और जो फ्रेशर बच्चा होता था जनरली इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन को मारने से डरता था। उसको लगता था ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऐसा कुछ तो देखे नहीं है कभी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गणित का कोई प्रश्न आया, आपका उत्तर आया 3, ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है, समझो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और इनमें से कोई नहीं है। आपका उत्तर आया 3, पहली बार एग्जाम में बैठे हो आप, प्री के एग्जाम में गणित का प्रश्न था, आपका उत्तर आया 3 लेकिन ऑप्शन में 3 है ही नहीं। अब ऑप्शन ई को मारने से डर रहे हो आप कि मारू कि नहीं मारू, 3 आएगा कि नहीं आएगा, मैंने गलत तो नहीं निकाल लिया है। आप वापस से क्या करते थे, रीचेक करते थे एक बार। अब फिर से 3 आया तब आप कंफर्म होकर ई मारते थे। समझ आ रहा है? अगर आपका उत्तर 2 आ जाता, भले वो गलत होता, आप खुशी खुशी 2 को मार के आगे बढ़ जाते। ये मेंटेलिटी होती थी फ्रेशर बच्चों के साथ में। 5 ऑप्शन के साथ समस्या यही थी। अच्छा, तुक्का मारने वाला कभी भी ऑप्शन ई को तुक्का मारेगा नहीं, वो तुक्का मारेगा तो इन्हीं 4 में से मारेगा वो। और 15 से 20 प्रश्न ऐसे होते थे दोनों पेपर में जिनके आंसर होते थे ऑप्शन ई। ये समस्या भी थी, 2017 तक ऐसा चला था। 2018 पीएससी से ऑप्शन 4 कर दिए गए, अब वो 5वां ऑप्शन नहीं है। तो अभी पीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप देखेंगे एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शंस होते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बुकलेट खरीदेंगे आगे चल के मार्केट से, वहां पे पाएंगे 2018 के पहले के जितने भी पेपर हैं पीएससी के, सारे पेपर में एक प्रश्न के साथ 5 ऑप्शन होते थे। ये 5वां ऑप्शन चिपका होता था, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुआ यहां तक? बताइए, कुछ पूछना है, कुछ बात करना है? आखिरी देखिए, छूट वगैरह लग के महिला का अलग, समझ आ रहा है? आप कैटेगरी में है तो अलग, बहुत है। मतलब आप लोगों में से ऐसा, ये जो एज क्राइटेरिया का मैक्सिमम जो लिमिट है इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। 35 साल भी है, गवर्नमेंट जो जॉब में है, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी, उनके लिए और भी छूट है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए अलग छूट है। तो आप लोग जितने यहां बैठे हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो मैक्सिमम क्राइटेरिया की ओर जा रहा है। भी ऐसा कोई नहीं है। 35 साल, लगभग 35 तो मिनिमम मान के चलिए है, 35 तक तो दे ही सकते हैं आप। लेकिन जो कैटेगरी में उनको और भी छूट है। 35 साल तक तो मैं अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूं, अनारक्षित की बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है? गवर्नमेंट में है, अगर आप ऑलरेडी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो कुछ कुछ और छूटें हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को और भी छूट हैं। तो ऐसा करके बहुत है। मैक्सिमम क्राइटेरिया को जानने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन ये मान के चलिए 35 तो है ही अनरिजर्व्ड का, 35 साल तक तो दे ही सकता है। यहां तक समझ आया प्री का पूरा स्ट्रक्चर? और कुछ प्रश्न है किसी का, बताइए। हाँ हाँ, प्री के लिए। हाँ, पेपर 1 में जो लिखा हुआ, तो पेपर 1 में भी मिनिमम क्राइटेरिया तो आपको पार करना ही होगा। मिनिमम क्राइटेरिया तो पार करना ही होगा। अब देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, पोस्ट बहुत कम होती है। 1 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। अच्छा, ये भी समझो, जैसे मान लो 300 बच्चे या 300 पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ। ध्यान से समझना, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। 300 पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ, 300 पद के लिए नवंबर 2025 में विज्ञापन जारी हुआ 300 पद के लिए। अब प्री कितने बच्चे निकालेंगे ये प्री डिसाइडेड है। जितने पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ उसके 15 गुना बच्चे प्री निकालेंगे, 15 गुना बच्चे। समझ आ रहा है? तो 300 पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ तो प्री बैठने वाले कितने हैं, 1 लाख के आसपास मान लो। प्री निकालेंगे कितने, 4500। समझ आ रहा है? 300 पद हैं तो प्री कितने बच्चे निकालेंगे, 300 का 15 गुना यानी कितने बच्चे निकालेंगे, 4500 बच्चे प्री निकालेंगे। 4500 बच्चे प्री के एग्जाम में पास होने वाले। अब आप खुद सोचिए, मैं बोल रहा मेरिट बनेगा पेपर 1 से, केवल 4500 बच्चे प्री निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैं मिनिमम क्राइटेरिया लिखा हूं, इतना तो लाना ही है, इतना तो लाना ही है। इससे कम ला रहे हैं तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। अब आपको मान लीजिए 3 बच्चों को चूज करना है, 3 बच्चों को, 3 बच्चों को
एक का मान लो पेपर 1 में 70 है, एक का 80 है, एक का 90, एक का 100, एक का 120। 3 बच्चों को चूज करना है तो 3 बच्चे कौन होंगे आपके? यही होंगे 3 बच्चे। समझ आ रहा है? मिनिमम क्राइटेरिया तो सबका क्वालिफाई कर लिया है, मिनिमम तो सबने क्वालिफाई किया है। तो ये मिनिमम वाले, मिनिमम को पूरा करने वाले तो बहुत सारे बच्चे होंगे, उसमें से 4500 बच्चे का चयन होगा। समझ आ रहा है? ये तो मिनिमम रख दिया गया है। मिनिमम इसलिए रखा गया है ताकि एक ये रहे कि मिनिमम आपने 66-46 क्रॉस किया है। अब ऐसा नहीं कि आपने 66 क्रॉस किया तो आपका सिलेक्शन होगा ही, ऐसा नहीं है। 66 क्रॉस करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, 46 क्रॉस करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मेरे को चाहिए कितने? 4500 बच्चे चाहिए। मान लो एग्जांपल के लिए 60,000 बच्चों ने क्रॉस कर दिया ये वाला क्राइटेरिया, और उन बच्चों का पेपर 2 भी क्वालिफाई है। 60,000 बच्चे, 1 लाख में से मान लो 60,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 66 और 46 का क्राइटेरिया को पार कर दिया है। पेपर 1 में 60,000 बच्चे ऐसे हैं, और पेपर 2 भी इनका क्या है? क्वालिफाई है। लेकिन अपन को चूज कितने को करना है? 4500 को। तो टॉप के 4500 को उठा लूंगा। जैसे ये 5 बच्चे हैं, इन 5 बच्चों का जीएस का नंबर मैंने लिख दिया। मैं बोला केवल 3 का ही चयन करना है। भाई चयन करने का तो लिमिट है ना, 300 पद है तो 4500 का ही चयन करना है। तो 5 बच्चे हैं मेरे पास, चयन केवल 3 का ही करना है। पांचों ने पहले पेपर को क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई किया है। ये देखो, मान लो एक बच्चे का आता है 50, ये अनरिजर्व्ड है, ये तो वैसे ही बाहर हो गया रेस से, ये तो वैसे ही बाहर है। लेकिन अब पास करने वाले, इन मिनिमम क्राइटेरिया को पास करने वाले कितने बच्चे हैं? 5। लेकिन मेरे को चयन कितने का करना है? 3 का ही करना है। तो वो 3 कौन कौन से होंगे? ये होंगे 3। समझ आ रहा है? तो मिनिमम तो क्रॉस करना ही है, लेकिन मिनिमम क्रॉस करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से चयन मेरे को थोड़े से बच्चों का करना है। समझ आ रहा है? इसीलिए कट ऑफ ऐसा जाता है। इसीलिए कट ऑफ, ये देखिए, ये जो मैं लिखा हुआ, देखो ना, कट ऑफ ऐसा जाता है। ये देखो, कट ऑफ 140 128 के आसपास भी गया है। कट ऑफ का मतलब 140 और उससे ज्यादा लाने वाले बच्चे प्री में पास हो गए, 128 और उससे ज्यादा लाने वाले बच्चे। ये जनरल का कट ऑफ लिखा हूं मैं, अनरिजर्व का। ओबीसी, एससी, एसटी इससे कम, ध्यान रखिएगा। समझ आया पूरा स्ट्रक्चर प्री का? देखो, ये सब बातें जानोगे तो ही पढ़ने का मजा आएगा। समझ आ रहा है? सिलेबस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एक एक साल हो जाता है, बच्चों को पता ही नहीं होता। वो सीसेट में लगे होते हैं कि सीसेट में ले आएंगे 150 नंबर, प्री निकाल लेंगे। आप 150 ले आओ, मैं 70 लाऊंगा, दोनों का महत्व बराबर ही है। तो ये बातें ऐसी हैं कि आपको जानना जरूरी है, तभी पढ़ने का मतलब है। सिलेबस समझाऊंगा आपको। अब मैं बोलूंगा सीधे पढ़ना स्टार्ट करो, चलो मैथ्स का पहला चैप्टर लिखो, ना आपको स्ट्रक्चर पता है ना सिलेबस पता है, तो मतलब क्या होगा पढ़ने का? सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसान भी है। 9-10 का पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस 9-10 का, लेकिन बहुत सारा है। इतना बड़ा सिलेबस है, सबको एक ही दिन लेकर के जाना है, समस्या ये आएगी। इसीलिए समय लग जाता है लोगों को। 9-10 का है पूरा, 9-10 से ऊपर कुछ नहीं, 11-12 का कुछ नहीं आता। अभी थोड़ा मोड़ा मेंस में डाल दिया था साइंस के पेपर में, बाकी 11-12 का आता ही नहीं है। पूरा 9-10 तक का सिलेबस है, लेकिन पहाड़ जैसा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन आसान बहुत है, समझ में सब आएगा आपको। लेकिन दिक्कत यह आएगी, हिस्ट्री पढ़ेंगे ज्योग्राफी भूल जाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे पॉलिटी भूल जाएंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे इकोनॉमी भूल जाएंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे तो जनरल साइंस पढ़ना बचा है, जनरल साइंस पढ़े तो इन्वायरमेंट पढ़ना बचा है, वो पढ़े तो टेक्नोलॉजी पढ़ना बचा है, वो पढ़े तो आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, फिलोसफी पढ़ना बचा है। छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ना है, पूरा मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है, सब कुछ है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप सोचो और इसमें ना मिले आपको, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन है एकदम बेसिक, बेसिक जानकारियां हैं। जनरल साइंस लिखा है, सामान्य विज्ञान लिख दिया है, समझ आ रहा है, सामान्य गणित लिख दिया है, तो है बहुत आसान। लेकिन बहुत सारा पढ़ना है, उस चक्कर में बच्चे थोड़ा समय ले लेते हैं। सब कुछ एक ही दिन लेके जाना है प्री के एग्जाम में, एक ही दिन में दोनों पेपर देने हैं। ये जो पेपर में लिखा हूं यहां पर, पहला जो पेपर है ये होता है आपका 10 बजे से 12 बजे तक, पहला पेपर। और दूसरा पेपर होता है 3 बजे से 5 बजे तक, 3 घंटे का बीच में गैप रहता है। पहला पेपर जीएस का होता है 10 से 12 और दूसरा 3 से 5 होता है। समझ आया पूरा प्री का स्ट्रक्चर? 4500 बच्चे निकालेंगे प्री का एग्जाम। आपका डाउट क्लियर हुआ क्या था? जो तो 4500 बच्चे, अगर 300 पद है तो 4500 बच्चे, 200 पद है तो कितने बच्चे हो गए? 200 का 15 गुना कर लीजिए, कितना हो गया? 3000 बच्चे हो गए। 100 पद हैं तो कितने बच्चे? 1500 बच्चे। इसीलिए बोलते हैं पदों की संख्या ज्यादा होती है तो प्री निकालने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक पद के साथ 15 बच्चे प्री निकालते हैं।
ये हो गया प्री का पूरा स्ट्रक्चर, समझ आया। अब इसके सिलेबस पे बात करते हैं, चलिए अब इसके सिलेबस पे बात करते हैं। पेपर वन जो कि जीएस जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का पेपर है। 100 प्रश्न आने हैं, जैसा कि आपने समझा 100 प्रश्न आने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, मतलब 200 नंबर का पेपर है। सही उत्तर के लिए 2 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.66 माइनस होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 10 बजे से 12 बजे तक चलता है ये पेपर, ये तो आपने जान लिया। मेरिट इसी से बनना है। अब देखो, इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, ध्यान से समझना, इसको 2 भाग में बांटा गया है, भाग 1 और भाग 2, इसको 2 भाग में बांटा गया है। भाग 1 जो है इसको मैं भारत का सामान्य अध्ययन बोलूंगा, भारत का सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन। और भाग 2 है, इसको बोलूंगा मैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। जनरल स्टडीज ऑफ इंडिया एंड जनरल स्टडीज ऑफ छत्तीसगढ़। फिक्स है एकदम, 50 प्रश्न यहां से आने हैं, 50 प्रश्न यहां से आएंगे 100 नंबर के, और 50 प्रश्न यहां से आएंगे, एकदम फिक्स पैटर्न है ये। 50 प्रश्न भाग 1 से आएंगे और 50 प्रश्न भाग 2 से आएंगे। अब आपके पास जो ब्राउजर है उसको खोलिए, लिखूंगा नहीं पूरा, उसमें सारी जानकारी दी गई है, हिंदी में भी दी गई है, इंग्लिश में भी दी गई है। ये देखिए, ये वाले पेज को खोलिए, ये वाला पेज दिख रहा होगा आपको, इंग्लिश में भी जानकारी है, ये वाला पेज आपको दिख रहा होगा। प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम, अभी प्रारंभिक परीक्षा में ही रहेंगे, मुख्य परीक्षा में पहुंच गए तो पूरा घूम जाएगा दिमाग, इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा में ही अभी रहेंगे आप लोग। इंग्लिश वाले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस इन सीजीपीएससी प्रीलिम्स, ये लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले इंग्लिश का पेज खोल लीजिए, हिंदी वाले हिंदी का पेज खोल लीजिए। देखिए, जैसा मैंने बताया, भाग 1 क्या है, भारत का सामान्य अध्ययन। अब इसमें बहुत सारे विषय आपको कवर करने हैं, देख सकते हैं आप लोग अपने ब्राउजर में क्या क्या लिखा है। भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन लिखा होगा, समझ आ रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ऐसा लिखा होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो लिखा होगा भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, लिखा है ऐसा, समझ आ रहा है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पूरा लिखा है इसमें। तीसरा लिखा होगा भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, ये भी लिखा होगा। इसके बाद अगला सेक्शन आप देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, देख पा रहे हैं। इसके बाद लिखा होगा सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद आप देखेंगे तो लिखा होगा भारतीय दर्शन, कला, संस्कृति, साहित्य, इंडियन फिलॉसफी, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ऐसा लिखा होगा। समसामयिक घटनाएं और खेलकूद, मतलब करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स लिखा होगा। और लास्ट में क्या लिखा है, पर्यावरण, एनवायरमेंट, दिखा इतना सारा, ये सब भाग 1 में है। सोचो क्या क्या पढ़ना है इसमें, पूरा इतिहास, समझ आ रहा है, हिस्ट्री पूरा, पूरा का पूरा भूगोल, ज्योग्राफी पूरा, पूरा का पूरा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना है, पूरा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पूरा पढ़ना है आपको। इसके बाद जनरल साइंस, मतलब सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पूरा पढ़ना है। इसी में आप पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें भारतीय दर्शन, कला, संस्कृति, साहित्य, इंडियन फिलॉसफी, आर्ट, कल्चर और लिटरेचर। इसके बाद करंट अफेयर का पूरा सेक्शन, साथ में स्पोर्ट्स वगैरह जो चलते हैं वो, और लास्ट में पर्यावरण। इतना सेक्शन है भाग 1 में, यहां से आएंगे 50 प्रश्न। समझ आ रहा है, एक ब्रीफ जानकारी समझ आ रही है ना, पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी, पूरा इकोनॉमी, पूरा साइंस, पूरा टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट, इतना पढ़ना है आपको। यह है आपका भाग 1, समझ आया। यहां से 50 प्रश्न आएंगे, इसीलिए बोल रहा टफ है, ये थोड़ा बड़ा एग्जाम है। आप देखिए, हिस्ट्री का पेपर एक ही दिन होता था बचपन में, 3 दिन छुट्टी हुई, फिर ज्योग्राफी का पेपर देने जाते थे, 2 दिन छुट्टी, फिर पॉलिटी का पेपर देने जाते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे भाग 1 में इतने सारे विषय हैं,
फिजिक्स का पेपर एक दिन में होता था, 2 दिन छुट्टी के बाद केमिस्ट्री होता था, 3 दिन छुट्टी के बाद बायो होता था, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं भाग 1 में ही इतने सारे विषय, पूरा हिस्ट्री, पूरा इतिहास, प्राचीन इतिहास भी, मध्यकालीन इतिहास भी और आधुनिक इतिहास भी, मतलब एंशिएंट भी, मिडिवल भी और मॉडर्न भी, और साथ में स्वतंत्रता आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, पूरा ज्योग्राफी, पूरा भूगोल, समझ आ रहा है, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, पूरा फिजिकल भी, सोशियो भी और साथ में इकोनॉमिक भी, पूरा का पूरा संविधान, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, सारे अनुच्छेद, सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपको, सारे भाग कवर करने। सुने होंगे ना, आर्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, मूल कर्तव्य होते हैं, सुने होंगे ये सब, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको, आज उसकी क्लास भी होगी। इसके बाद आप देखेंगे पूरा का पूरा इकोनॉमी, जीडीपी क्या होता है, सुने हैं बचपन से, जीडीपी सुने होंगे ना, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी कम हो रहा है, ये सब इकोनॉमी में पढ़ेंगे आप। इसके बाद आप देखेंगे पूरा जनरल साइंस जो बचपन में पढ़े हैं आप, सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों, इसी में टेक्नोलॉजी पढ़ना है। इसके बाद आप देखेंगे इंडियन फिलॉसफी, उसी में है आपका आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, मतलब कि दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृति। उसके बाद करंट अफेयर वाला सेक्शन होगा, उसी में खेल कूद और लास्ट में पर्यावरण। इतना है आपका भाग 1, यहां से आएंगे 50 प्रश्न। समझ आई बात? ये पूरा लिखा हुआ है, जिनको नहीं मिला है वो क्लास के बाद ले लीजिएगा, इसको दिलवा दूंगा मैं। भाग 1 है, यहां से 50 प्रश्न आएंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरे 1 प्रश्न 4 ऑप्शन ऐसा रहेगा। अब लगभग हर सेक्शन से मिले जुले आप देखेंगे 7, 8, 9 प्रश्न ऐसे मिलते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी से प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज्यादा रहती है, हिस्ट्री और पॉलिटी से, इतिहास और संविधान से प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज्यादा रहती है। भाग 2 में आ जाइए, भाग 2 भी देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन लिखा है, देख पा रहे हैं, या छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। देखिए इसमें सब कुछ है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, इधर आप क्या पढ़े, भारत का इतिहास, इधर आप क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास, और जो स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या था, इधर आप पढ़ेंगे भारत का इतिहास, उसी के संदर्भ में यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास मतलब पूरा छत्तीसगढ़ कैसे बना है, कौन कौन यहाँ पे राजवंश थे, कौन कौन यहाँ पे, जैसे कलचुरी आप सुने होंगे, कलचुरी के बारे में सुने होंगे, सबसे लंबे समय तक शासन किए थे कलचुरी यहाँ पर, उनके बारे में पढ़ेंगे आप। मतलब सेंट्रल में जैसे भारत में जो आंदोलन चल रहे थे, जैसे असहयोग आंदोलन सुने हैं भारत में चल रहा था, अब छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में जो चल रहा था, उसका छत्तीसगढ़ में क्या कंट्रीब्यूशन था, छत्तीसगढ़ से कौन कौन से नेता गए थे उसमें। मतलब इधर भारत का इतिहास तो इधर पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास। इसके बाद देखेंगे, लिखा है देखिए, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, ये पूरा का पूरा सेक्शन, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, उसमें क्लाइमेट है, भौतिक दशाएं हैं, जनगणना मतलब सेंसस, पुरातात्विक और पर्यटन केंद्र है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का देख सकते हैं साहित्य है, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियां, छत्तीसगढ़ की जनजाति विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है पूरा। इसी में आप देखेंगे स्थानीय शासन और पंचायती राज पढ़ना है, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, खनिज संसाधन है, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है, पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ इतना सारा पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ पढ़ने के बाद आपको ऐसा छत्तीसगढ़ के बारे में गूगल नहीं करना पड़ता, सब जानकारी आपके दिमाग में बैठ जाती है। पर्यटन केंद्र, घूमने की जगह कहाँ कहाँ है सब आप जान जाएंगे, आपको ऐसा कहीं जाने के लिए गूगल नहीं करना पड़ेगा कि रायपुर में घूमने की जगह क्या क्या है, वो आपको पता होगा गूगल से ज्यादा कि रायपुर में क्या क्या, पूरे नदी नाले तक पढ़ने पड़ते हैं, किस नाले को क्या नाम दिया गया है, किस नदी का नाम क्या है, पर्वत, पठार, बस्तर के लोग कैसे दिखते हैं, सरगुजा के लोग कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, ज्वेलरी क्या पहनते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, खाते क्या है, अलग अलग जो व्यंजन है छत्तीसगढ़ के सब पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की जनजातियां इतनी सारी हैं, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी क्या रहा, छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या रहा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है छत्तीसगढ़ का, पंचायती राज सुने होंगे जो, वो सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं है जो छत्तीसगढ़ में छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तभी जाके 50 प्रश्न मिलेंगे आपको, यहाँ से 50 प्रश्न। दूसरे स्टेट के बच्चे छत्तीसगढ़ पीएससी को नहीं निकाल पाते, इसका कारण यही तो है, छत्तीसगढ़ का पोर्शन बहुत बड़ा है इसमें, दूसरे स्टेट के बच्चे इसीलिए सीजीपीएससी का प्री नहीं निकाल पाते। 100% सिलेक्शन यहाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का होता है,
कारण यही है। ये देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन का 50 प्रश्न है, और मेंस में जाएंगे तो लगभग हर पेपर में छत्तीसगढ़ दिखेगा आपको, लगभग हर पेपर में। तो छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है, छत्तीसगढ़ का सेक्शन बहुत बड़ा है। इसकी क्लास भी आज लगाए हैं। एक क्लास छत्तीसगढ़ की इसीलिए चलेगी आप लोग की, सुनील त्रिपाठी सर लेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अभी जनसंपर्क में, 3-4 बार पीएससी का एग्जाम निकाल चुके हैं वो, 3-4 बार इंटरव्यू जा चुके हैं लगभग। मिलेंगे आप लोग से सेकंड क्लास में, मिलेंगे आप लोग से। तो सेकंड क्लास में अभी सुनील त्रिपाठी सर छत्तीसगढ़ के बारे में ही पूरी चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो छत्तीसगढ़ में पूरा पढ़ना है आपको, सब कुछ कवर करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। तो पेपर 1 जो देख पा रहे हैं आप, उसमें 2 भाग हैं, भारत का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। समझ आई बात यहां तक? ये सिलेबस है, एक ब्रीफ जानकारी दे रहा हूं मैं ताकि दिमाग में सेट हो जाए चीजें। अभी तो मेंस में आया ही नहीं हूं मैं, अभी तो केवल प्री में ही चल रहा हूं। इतने विषय कवर करने हैं आपको। छत्तीसगढ़ तो इतना सारा है कि आप देखना ना, 3-4 महीने एक बार बने रहो, छत्तीसगढ़ पढ़ लो, आपको लगेगा छत्तीसगढ़ के बारे में सब जान रहे हो। किस रोड में चल रहे हो, कौन सा नेशनल हाईवे है वो, कौन सा स्टेट हाईवे है वो, सब जानोगे। रायपुर का नाम रायपुर कैसे पड़ा, क्या हुआ था, कैसे कैसे आगे बढ़ी चीजें, कैसे कैसे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग कैसे हुआ, सब कुछ जानोगे। छत्तीसगढ़ के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करनी है आपको, संपूर्ण जानकारी, तब जाके देखना मजा आएगा आपको। और ये ऐसा एग्जाम है ना, ये आप लोग को इतना जानकार आदमी बना देगा कि कहीं भी बैठ के किसी भी बारे में चर्चा कर सकते हो आप। पॉलिटी पढ़ोगे यहाँ पे, समझ आ रहा है, सब कुछ जानोगे। लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव क्या होता है, विधानसभा चुनाव क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, सब जानोगे उसमें। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं आपके, समझ आ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं आपकी, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व क्या है, सब कुछ पढ़ोगे, देखना ना। ये विषय ऐसे हैं जो आपको बहुत जानकार व्यक्ति बना देंगे। तो ये एग्जाम ऐसा है कि आपको एक बहुत अच्छा इंसान तो बना ही देगा। मेहनत करोगे पोस्ट मिलेगी ही, लेकिन एक अच्छा जानकार व्यक्ति तो बन ही जाओगे आप। जीडीपी के बारे में चर्चा कर सकते हो कभी भी किसी भी व्यक्ति से बैठ करके। न्यूज चैनल चल रहा है घर में, जानकारी जो भी बताई जा रही है न्यूज चैनल में सब आप जानेंगे। उसके बारे में घर वालों से चर्चा कर सकते हैं, पड़ोसी से चर्चा कर सकते हैं। इतनी जानकारी आपके पास हो जाएगी कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। ये ऐसा एग्जाम है, इतना जानकार व्यक्ति आपको बना देगा ये हो गया पेपर 1, समझ आया। पेपर 2 के बारे में जानकारी देता हूं आपको मैं एक बार। चलिए पेपर 2 के बारे में जानकारी देता हूं। देखिए पेपर 2 थोड़ा मैं समझा रहा हूं लिख के आपको, क्योंकि पेपर 2 जो सिलेबस जारी किया है पीएससी ने, उसको पढ़ के आपको समझ में चीजें आएंगी नहीं, इसलिए पेपर 2 को मैं आपको बता रहा हूं। सीसेट का पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको योग्यता परीक्षण का पेपर भी बोलते हैं। योग्यता परीक्षण, जैसा कि मैंने बताया 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, मतलब 200 नंबर का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.66 माइनस होगा। 2 घंटे का समय रहता है, 3 बजे से 5 बजे तक ये पेपर चलता है। समझो, योग्यता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है पहले तो ये समझो। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको। ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता ही क्या है, किसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, ध्यान से समझो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हो, उस पद के लिए आप सुटेबल हैं कि नहीं, इसको चेक करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया जाए। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। आप जिस भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस पद के लिए आप सुटेबल हैं कि नहीं, इसको चेक करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे लगभग हर एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट आपको मिलेगा, लगभग हर एग्जाम में। आप यूपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, यहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट मिलेगा आपको। जितने स्टेट पीएससी हैं, बैंकिंग का एग्जाम देख लीजिए, रेलवे का एग्जाम देख लीजिए, एसएससी सुने हैं ये सब, इनका एग्जाम देख लीजिए। इवन कैट का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होता है, उनमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। तो आप उस पद के लिए सुटेबल हैं कि नहीं, इसको चेक करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया जाए। हर एग्जाम में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट मिलेगा। ये एग्जाम तो ऐसे हैं कि केवल एप्टीट्यूड टेस्ट पे ही बेस्ड हैं। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, ये तो केवल मैथ्स और रीजनिंग का खेल है।
इसमें तो मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ना पड़ता है मेनली। सुने हैं ना एसएससी क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, पीओ का, क्लर्क का, रेलवे के एग्जाम होते हैं। तो इन एग्जाम्स में तो मैथ्स और रीजनिंग ही भर भर के आता है। लगभग इसको देखेंगे तो 50% वेटेज है, यहाँ 60% वेटेज है, यहाँ 70% वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का रहता है। तो हर एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसी प्रकार सीजीपीएससी के पेपर 2 में भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देखने को मिलता है। अब क्या क्या पूछेगा 100 प्रश्नों में, ध्यान से देखना। सबसे पहला पोर्शन जो है ये मैथ्स का है, मैथ्स मतलब गणित। पहला पोर्शन गणित का है, 10th लेवल तक का गणित आता है, 10th लेवल तक का, 10th लेवल तक का आता है। 11th 12th का कुछ नहीं आएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सुने होंगे अगर आप मैथ्स से पढ़े होंगे 11th 12th, तो समाकलन औकलन वगैरह कुछ नहीं आएगा। 10th तक का मैथ्स आएगा, 10th तक का। क्या क्या आएगा मैथ्स में, सुने होंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब सुने होंगे ना, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जितने भी चैप्टर्स बचपन में आप पढ़े हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये जितने भी चैप्टर्स आपने बचपन में सुने हैं, देखे हैं, साथ में पूरा का पूरा ज्योमेट्री भी, ज्यामिति भी, ये जितना भी आपने 10th तक का मैथ्स पढ़ा है, 10th तक जितना भी आपने पढ़ा है उतना मैथ्स पढ़ना है, ये मान के चलो। क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जितना भी मैथ्स आपने पढ़ा है वो पूरा का पूरा मैथ्स कवर करना है। लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा। आजकल तो ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस दे रहा है। अभी एडीआई का पेपर हुआ था, एडीआई सुने थे क्या, अभी एग्जाम हुआ था, सहायक संचालक उद्योग, एडीआई, एडीईओ अलग हो गया, सहायक विकास विस्तार अधिकारी बोलते हैं उसको। एडीआई के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक, असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पद था, पीएससी ने लिया था अभी 30 पदों पर एग्जाम, उसकी बात कर रहा हूं। वहां पे ट्रिग्नोमेट्री भी दे दिया था पीएससी। तो आजकल तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी आने लग गए, साइन कॉस टेन कॉट सब पढ़ना पड़ जाएगा आपको। तो क्लास 1 से क्लास 10 तक जितना भी मैथ्स आपने पढ़ा वो पूरा मैथ्स कवर करना है आपको। इसी में एक और सेक्शन जोड़ रहा हूं मैं, आंकड़ों की व्याख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, सुने हैं ये। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, पाई चार्ट, पाई चार्ट को इंग्लिश में पाई चार्ट ही बोलते हैं, दंड आलेख, दंड आलेख को इंग्लिश में बार ग्राफ बोलते हैं, लेखा चित्र, लेखा चित्र को इंग्लिश में लाइन ग्राफ बोलते हैं, सारणियन, सारणियन को इंग्लिश में बोलते हैं टेबुलेशन। ये सब कवर करना है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेबुलेशन। डीआई का मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आप देखे होंगे पाई चार्ट का मतलब एक सर्कल के सेक्टर को काट के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, देखें ऐसे डेटा। जैसे ये मेरे को मान लीजिए अपने फैमिली का एक बजट बनाना है, तो ये फूड पे एक्सपेंडिचर को बता रहा है, ये एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर को बता रहा है, ये इंटरटेनमेंट में एक्सपेंडिचर को बता रहा है। तो अलग अलग सेक्टर अलग अलग खर्च को बता रहे हैं। डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को पाई चार्ट बोलते हैं। एक्स और वाई एक्सिस पे इस प्रकार से बार ग्राफ बना के डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को बोलते हैं दंडालेख। एक्स और वाई एक्सिस पे इस प्रकार से लाइन ग्राफ बना के डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को बोलते हैं लेखा चित्र, लाइन ग्राफ। टेबुलेशन के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं आप, सारणियन, टेबुलेशन। समझ आ रहा है। तो ये पहला सेक्शन है पेपर 2 का, मैथ्स प्लस डीआई। लगभग आप देखेंगे तो यहां से आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे 100 में से, 30 से 35 क्वेश्चन 100 में, पहला भाग है ये। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला क्या है, ये है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता बोलते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता, जीएमए, जनरल मेंटल एबिलिटी। इसी को बोलचाल में रीजनिंग बोल देते हैं। रीजनिंग तो सुने होंगे क्या होता है, रीजनिंग, इसी को बोलचाल में रीजनिंग बोलते हैं आप। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, अपने दिमाग का प्रयोग करना है आपको और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें चैप्टर कैसे आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग सुने होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट सुने होंगे, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग टर्म, सीरीज, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, समझ आ रहा है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ये जितने भी चैप्टर्स के नाम मैं ले रहा हूं, ये सारे चैप्टर्स आपको कहां पे दिखाई देंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, या इसी को मैं रीजनिंग बोल रहा हूं।
लगभग 30-32 प्रश्न आपको यहां से दिखाई देते हैं, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपको यहां से दिखाई देंगे, 30 से 32 क्वेश्चन। इसके बाद अगला जो सेक्शन आता है इसको बोलते हैं निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान। निर्णय निर्माण तथा समस्या का समाधान, समस्या का समाधान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डीएमपीएस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम निकालने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2 से 3 प्रश्न आते हैं बस, वैसे भी क्वालिफाई करना है आपको इस पेपर को, एग्जाम निकालने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका 50% सेक्शन जो इंटरव्यू का है इसी पे चलता है, और जब पोस्ट लेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे आप, डीएसपी बनेंगे, यही काम करना है आपको, डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ में होगी। समझ आ रहा है? तो ये काम आएगा इंटरव्यू में, और जब आप पोस्ट पे जाएंगे तो वहां पे सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोल देगा आप किसी जिले के कलेक्टर हैं मान लीजिए, समझ आ रहा है? कलेक्टर सुने हैं ना क्या होता है, आप किसी जिले के कलेक्टर हैं, उस जिले के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, भारी बरसात हुई और उस जिले के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे? 4 ऑप्शन दे देगा। आपके अधीनस्थ कोई अधिकारी घूस लेता हुआ पकड़ा गया, आप क्या कार्यवाही करेंगे? आप किसी स्कूल के निरीक्षण में गए और वहां आपने देखा कि मध्याह्न भोजन, सुने हैं ना योजना चलती है, मध्याह्न भोजन योजना जो है अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें। आपका इंटरव्यू पूरा इसी पे चलता है। मैंने जब इंटरव्यू दिया था, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मेरा इंटरव्यू का 50% 60% पोर्शन पूरा इसी पे चला था। आप अगर बीसीसीआई के अध्यक्ष होंगे, उस समय सौरभ गांगुली थे अध्यक्ष बीसीसीआई, सुने हैं बीसीसीआई क्या होता है? भारत का क्रिकेट बोर्ड है ना बीसीसीआई, क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा, बीसीसीआई की बात कर रहा हूं, भारत का क्रिकेट बोर्ड है जो भारत में पूरे क्रिकेट को कंट्रोल करता है। उस समय चेयरमैन सौरभ गांगुली थे उसके। तो मेरे को बोला गया अगर आप चेयरमैन होते बीसीसीआई के, अगर आप बीसीसीआई के चेयरमैन होते तो आप भारत और पाकिस्तान के मैच को बढ़ावा देते कि नहीं देते? तब से भारत और पाकिस्तान के मैच में बैन लगा हुआ है, इनका कोई इंडिविजुअल सीरीज कहां हो रहा है? आईसीसी के इवेंट्स में खेलते हैं ये लोग, लेकिन इनका कोई इंडिविजुअल सीरीज नहीं होता है। तो मेरे को बोला गया था कि आप अगर चेयरमैन होते बीसीसीआई के तो क्या आप भारत और पाकिस्तान के मैच को बढ़ावा देते? मेरे को बोला गया था आप मान लीजिए अपने क्षेत्र के एसडीएम हैं, और एक दिन ऐसा आया कि आपके पास हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष दोनों आए, और दोनों का फेस्टिवल एक ही दिन पड़ रहा है, दोनों रैली निकालने की मांग कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अगर दोनों को मैंने परमिशन दी तो दंगे होने की संभावना है क्षेत्र में, तो आप क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न आते हैं इंटरव्यू में। समझ आ रहा है? ये डिसीजन मेकिंग के प्रश्न है, इंटरव्यू में ऐसा ही चलता है, 50-60 पोर्शन इसी पे चलता है पूरा। आपको बोल देगा आप ये अधिकारी हैं, ये समस्या आ गई, क्या करेंगे? आप ये अधिकारी है, ये समस्या आ गई, क्या करेंगे? तो प्री निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 50% पोर्शन जो इंटरव्यू का है इसी पे चलने वाला है आपका। तीसरा चरण इंटरव्यू है 100 नंबर का, इसी पे चलेगा। पोस्ट पे जाएंगे तो यही काम तो करना है यार, डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी आपके हाथ में। ऐसा छोटा मोटा पोस्ट थोड़ी है कि फाइल ले जा रहे हो ला रहे हो, वो वाला काम नहीं करना है आपको, फाइल को पढ़ना है, डिसीजन लेना है अपने क्षेत्र के लिए, वो पावर मिलेगी। तो एग्जाम निकालने के लिए, प्री का एग्जाम निकालने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे चल के इसमें और पोस्ट पे जाएंगे तो बहुत काम आएगा। अगला जो सेक्शन इसमें आता है वो है संचार और पारस्परिक कौशल। संचार और पारस्परिक कौशल, संचार और पारस्परिक कौशल, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। सुने होंगे ये तो, कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार और पारस्परिक कौशल। देखो संचार तो हर जगह आपके साथ चलता है, अगर पिछले 1 घंटे से मेरी बातें आप तक पहुंच पाई हैं अच्छी तरीके से तो मेरा संचार ठीक है, मेरा कम्युनिकेशन ठीक है, मैं इस जगह में रहने लायक हूं। अगर मेरा संचार ही अच्छा नहीं है, मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा ही नहीं पा रहा हूं, मतलब मैं इस जगह में रहने लायक नहीं हूं। ये हर जगह पे आपके साथ चलेगा, प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, आपका कम्युनिकेशन तो अच्छा होना ही चाहिए। आप अपने नीचे के अधिकारियों की बातों को सुन पा रहे हो कि नहीं ढंग से, अपनी बातों को अपने ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचा पा रहे हो कि नहीं, जो जनता है उनकी बातों को सुन रहे हो कि नहीं, ये सब क्या है, संचार का ही हिस्सा है। पारस्परिक कौशल क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है? तो ये जो पद है ना, ये पद जनता की सेवा के लिए सृजित किए गए हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप में स्किल हो, कौशल हो उस क्षेत्र का विकास करने के लिए।
आप किसी क्षेत्र में एसडीएम बन के गए हैं तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उस क्षेत्र का समुचित विकास सोच पाए, उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कर पाए, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर पाए। तो आप में ये स्किल होगा तो ही ऐसा कर पाएंगे। जैसे ओपी चौधरी जी को देख लीजिए आप, जब एक कलेक्टर थे तो बहुत सारे काम इन्होंने ऐसे किए थे। जैसे नालंदा लाइब्रेरी की बात करूं तो नींव इन्हीं ने रखी थी। सुकमा साइड जब ये थे तो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए थे इन्होंने। तो ये उम्मीद की जाती है, ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप अगर एक अच्छे अधिकारी बन के गए हैं तो आप में स्किल हो कि आप अपने क्षेत्र का अच्छा विकास सोच पाए, अच्छा विकास कर पाए। एग्जाम निकालने के लिए फिर से बोल रहा, इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 से 3 प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न आते हैं। एग्जाम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो आपके दैनिक जीवन में भी चलता ही है। आप अपने घर वालों से कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे बैठे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आप अपने टीचर से कैसे बात करते हो, दोस्तों से कैसे बात करते हो, ये सब क्या है, संचार का ही हिस्सा है। तो एग्जाम निकालने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, प्री का एग्जाम निकालने के लिए। अगला आता है कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश। सुने होंगे क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पूरा का पूरा एक आपको कहानी देगा, उस पर आधारित 3 से 4 प्रश्न पूछेगा। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से आया ही नहीं है ये, 4-5 वर्षों से नहीं आया है ये, पिछले 4-5 वर्षों से। कॉम्प्रिहेंशन सुने होंगे ना, पूरा का एक कहानी दे देगा, उस पर आधारित 3 से 4 प्रश्न पूछेगा, 4-5 वर्षों से नहीं आया है ये। इसको क्यों रखा गया है सिलेबस में, इसका इंपॉर्टेंस समझो। आप जब बड़े बड़े पदों पर जाएंगे तो आपको फाइल्स पढ़नी होंगी, उन फाइल्स को पढ़ करके एक रिजल्ट पे पहुंचना होगा, एक रिजल्ट पे वो मैसेज जो है वो छिपा है उसको निकालना होगा आपको। आपको फाइल्स पढ़नी है बड़ी बड़ी आगे चल के, उन फाइल्स को पढ़ के रिजल्ट निकालना है, मैसेज जो छिपा है उस मैसेज को निकालना है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन उसी का प्रैक्टिस कराता है। आप जितने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे आपका एकाग्रता, कंसंट्रेशन उतना ही बढ़ेगा। तो ये सब पोस्टेड होने के बाद की चीजें हैं जो काम में आएंगी आपको, एग्जाम निकालने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अपना प्रायोरिटी एग्जाम निकालना ही है, पोस्ट मिलने के बाद वो अपन अपने मैनेज कर लेंगे चीजों को। पहले तो प्रायोरिटी क्या, अपना एग्जाम निकल जाए, निकलेगा तो अपने मैनेज करेंगे। इंपॉर्टेंस तो बहुत है इसका, लेकिन छत्तीसगढ़ के बच्चे इसको कैसे डील करते हैं। कोई गद्यांश आया, उस पर आधारित कोई प्रश्न आया, तो छत्तीसगढ़ के बच्चे गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, वो प्रश्न को पहले पढ़ेंगे और फिर खोजेंगे कि ये लाइन इस पूरे गद्यांश में कहां पे लिखी हुई है, उसके ऊपर और नीचे का ऐसा मिला करके डाल देते हैं। यही तो करते हैं, यही आप लोग भी किए ही होंगे। मेंस में आएगा, लैंग्वेज के पेपर में हिंदी लैंग्वेज में भी आएगा गद्यांश और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आता है। प्री में तो इसमें 4-5 सालों से प्रश्न देखने को नहीं मिला। यूपीएससी में आप देखेंगे 80 क्वेश्चन आते हैं सीसेट में। यूपीएससी प्री की बात करो, सीसेट में 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 में लगभग 20 से 22 प्रश्न आते हैं गद्यांश के। यूपीएससी का देखना सीसेट का पेपर, गद्यांश के 20 से 22 प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन के। इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, आपका एकाग्रता बढ़ाता है ये। देखना ना, बुक्स वगैरह जो बहुत पढ़ते हैं, नॉवेल्स वगैरह जो पढ़ते हैं, उनका एकाग्रता बहुत अच्छा होता है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है उनका। तो ये वही काम करता है, क्योंकि आगे जाके आपको फाइल्स ही तो पढ़नी है। लेकिन पीएससी का आप दुर्भाग्य बोलिए या सौभाग्य बोलिए आप लोगों का कि इसको नहीं पूछेगा वो। लास्ट सेक्शन जो बचा पेपर सेकंड में वो है आपका लैंग्वेज। लास्ट सेक्शन जो है भाषा, भाषा में हिंदी भाषा पढ़नी है आपको और छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़नी है आपको। हिंदी और छत्तीसगढ़ी लगभग 30 से 35 प्रश्न यहां से आते हैं, 30 से 35 प्रश्न हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। हिंदी भाषा का मतलब हिंदी व्याकरण पूरा, स्वर संधि सुने हैं ना ये सब, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मुहावरे, कहावतें सुने हैं ये सब, समानार्थी, अनेकार्थी का एकार्थी, पर्यायवाची, सब कुछ पढ़ना है हिंदी में। और सेम यही चीजें किसमें पढ़नी है आपको, छत्तीसगढ़ी में। 30 से 35 प्रश्न आते हैं। अब इसको मोटे मोटे तौर पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं लगभग 65 से 70 प्रश्न यहाँ पे, मोटे मोटे तौर पे ऐसा बोलिए। ये वाले सेक्शन से आते हैं 65 से 70 प्रश्न और भाषा से आते हैं 30 से 35 प्रश्न। ये वाले सेक्शन को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। समझ आ रहा है, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है तो आपको 66-46 का आंकड़ा पार करना है। तो ये वाले सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं।
बाकी पढ़ाऊंगा मैं ये सारे सेक्शंस को, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है मैथ्स और रीजनिंग, साथ में ये लैंग्वेज। ये है आपका प्री का पेपर पूरा, समझ आया? देखो पिछला 1 घंटा सवा घंटा निकल गया, केवल अभी मैं पेपर 1 पेपर 2 मतलब प्री के पेपर की बात कर पाया। यही पीएससी है। मेंस में तो आया ही नहीं हूं। मेंस में 7 पेपर 200 नंबर के, समझ आ रहा? पहले दिन 2 पेपर, अगले दिन 2 पेपर, अगले दिन 2 पेपर, अगले दिन 1 पेपर, लाइन से 9 से 12, 2 से 5, फिर 9 से 12, 2 से 5, फिर 9 से 12, 2 से 5, फिर 9 से 12, ऐसा 700 चलता है मान के चलो, 9 से 12, 2 से 5 का। तो मेंस पे तो अभी आया ही नहीं हूं, अभी तो केवल प्री पे ही कॉन्सेंट्रेट किए हैं अपन। धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे। देखो बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है, लेकिन एक बार निकाल लिए एग्जाम को तो फिर जीवन सेट है। आपका क्या, आपसे जितने लोग जुड़े हैं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, सभी का सेट है। इतना बड़ा पद है ये, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। आपका जो करने की इच्छा है, आपको अगर लगता है कि आपके क्षेत्र में ये चीजें नहीं थी जिस वजह से आपको थोड़ा सरवाइव करना पड़ा, आप इन पदों पर आने के बाद जिस क्षेत्र में आप रहेंगे उस क्षेत्र की स्थिति को सुधार सकते हैं। आपको जो समस्या का सामना करना पड़ा, उस समस्या का सामना आगे के बच्चों को ना करना पड़े, सारी चीजें आपके पास रहेंगी। आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी, आपके पास पावर है, मतलब चीजों को आप डील कर सकते हैं। बहुत बड़े पद हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी। देख सकते हैं पिछले 1 सवा घंटे में मैंने केवल प्री के स्ट्रक्चर को, सिलेबस को समझाया है। मेंस में तो आया ही नहीं हूं। तो अभी मेंस के सिलेबस में खुद से मत आइएगा, मेंस में बहुत कुछ समझाने को है। मैं पहले आपको पूरा फैमिलियर कर दूंगा, उसके बाद पढ़ाना चालू करूंगा अपना सेक्शन। मैथ्स का जो सेक्शन है मेरा रीजनिंग का है, ये पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको पूरा फैमिलियर करूंगा सीजीपीएससी के स्ट्रक्चर से, सिलेबस से। अभी सेकंड क्लास छत्तीसगढ़ की होगी, थर्ड आपकी पॉलिटी की होगी, वो आके पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आप लोग का 2-3 दिन तक ये पूरे सिलेबस पे चर्चा करूंगा। मेंस की कॉपी कैसी होती है दिखाऊंगा पूरी आपको मैं, बोर्ड में भी दिखाऊंगा आपको, इंडिविजुअल बांटूंगा भी कॉपी। मेंस की कॉपी कैसी होती है, मेंस पूरा लिखना है, सब्जेक्टिव है पूरा मेंस। 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, 8 नंबर के, 10 नंबर के, 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या पढ़ना है मेंस में, कैसे लिखते हैं, सारा कुछ बताऊंगा आपको। निबंध कैसे लिखना होता है, निबंध में 2018 वाला निबंध में मेरा सेकंड हाईएस्ट नंबर था, निबंध में 139 नंबर आया था मेरा। तो निबंध कैसे लिखना होता है वो समझाऊंगा आपको। और पूरे एक्सपीरियंस फैकल्टी, अभी सुनील त्रिपाठी सर आएंगे, उनसे मिलना, बातचीत करना। अभी वर्तमान में वो क्लास 2 के पोस्ट में है, असिस्टेंट डायरेक्टर के पद में है वो, जनसंपर्क में। इससे पहले जेलर के पद पे थे वो, पीएससी निकाले थे। उससे पहले पटवारी के पद पे भी रह चुके हैं वो, लंबा अनुभव है उनको, छत्तीसगढ़ विषय पूरा डील करेंगे वो। तो एकदम अनुभवी टीम है। आप जुड़ के देखो, आप पढ़ के देखो। ये ऐसे एग्जाम्स है कि केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, गाइडेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। गाइडेंस अगर सही मिलेगा तो ही एग्जाम निकाल पाएंगे। बहुत सारी कोचिंग मिल जाएंगी सीजीपीएससी की तैयारी कराने वाली, अनुभवी टीम के साथ तैयारी करेंगे तो ही निकालने का सोच पाएंगे आप। अनुभवी टीम का मतलब कि जो लंबे समय से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं लगभग 12-13 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में काम करते। 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है, व्यापम के एग्जाम मैंने निकाले हैं, पीएससी के वनडे एग्जाम में मैं इंटरव्यू तक गया हूं, ये जो स्टेट सर्विस एग्जाम है इसमें 2 बार इंटरव्यू तक गया हूं मैं। तो जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं लंबे समय से, वही आपको तैयार कर पाएंगे। पढ़ाने वाली बात नहीं है इसमें कि मैथ्स पढ़ाने को कोई भी पढ़ा सकता है, छत्तीसगढ़ कोई भी पढ़ा सकता है। क्या चीजें पढ़नी है, क्या छोड़ना है, किस बुक से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये वही बता पाएगा जो लंबे समय से इस फील्ड में जुड़ा हुआ है। उड़ान के सारे टीचर्स लंबे समय से काम कर रहे हैं इस फील्ड पे, बहुत अनुभवी हैं, अपडेटेड हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर देंगे आप लोग को। लेकिन थोड़ा शांत नहीं बैठेंगे, जो चीजें मन में आती है तुरंत पूछिए, वो डाउट एकदम वाहियात है तो भी पूछिए, शर्माइए मत, तभी खुल पाएंगे। इंटरव्यू भी देना है आपको आगे जाके, तभी चीजें आप सीख पाएंगे। जो भी मन में आता है तुरंत फैकल्टी से पूछिए। परिवार जैसे मानिए उड़ान को, हम लोग बहुत ज्यादा इसमें प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशनल तरीके से आगे नहीं बढ़ते हैं। हम परिवार के जैसे बच्चों को रखते हैं, और ये फील्ड ही ऐसी है जहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होगी। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में आप बोलेंगे कि आप आए पढ़े और चले जाए तो एग्जाम नहीं निकलने वाला। फैकल्टी से बात करना सीखिए, उनसे अनुभव लीजिए कि किस प्रकार से सर आपने एग्जाम निकाला, कैसे तैयारी करें। ऐसे आप जुड़े रहेंगे फैकल्टीज के साथ, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि बहुत है, अभी तो प्री में ही हूं मैं, मेंस में तो आया भी नहीं हूं। बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा सिलेबस है, गाइडेंस सही रहेगा
मैं कल मिलता हूं आप लोग से, मेंस की बात करूंगा, मेंस की कॉपी वगैरह दिखाऊंगा। अभी छत्तीसगढ़ की क्लास होगी और एक संविधान की क्लास होगी। नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि नोट्स ही सहारा रहता है लास्ट में। नोट्स बनाने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, नोट्स अच्छी से बनाएंगे और मेहनत करने की ठान लीजिए, एग्जाम निकल जाएगा। और ये ऐसा एग्जाम है कि ये निकला तो आपके पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा, आपके समाज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए बहुत बड़ा मोमेंट होगा आपका। ये बहुत बड़ा पद है, सपने में लोगों के आता है कि डिप्टी कलेक्टर बन जाए, डीएसपी बन जाए, वर्दी पहने हम, समझ आ रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके बैठे टॉप पे हम। तो ये सब तभी हो पाएगा जब मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो 1 साल 1.5 साल की मेहनत से भी निकाल दिए। लेकिन थोड़ा सिंसियर होके एक सही डायरेक्शन में आपको पढ़ना होगा। उड़ान की टीम है, बहुत बड़ी टीम है और शानदार तरीके से आपको तैयार कर देगी। यहां तक चीजें समझ आई, प्री का पूरा स्ट्रक्चर। मेंस पे कल बात करूंगा मैं, मेंस पे कल बात करता हूं मैं। रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको प्रॉपर मिलेंगी ही, रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको प्रॉपर मिलेंगी। रिकॉर्डिंग्स जो भी आज क्लास हुई है इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। तो कुछ छूट जाता है तो घर में रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। तो सुविधाएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन मन में विश्वास बना लीजिए कि मेहनत करनी है, निकालना है एग्जाम में। बहुत शानदार एग्जाम है, पूरा लाइफ सेट हो जाएगा, जितने लोग आपसे जुड़े हैं सबका हो जाएगा, इतने बड़े एग्जाम हैं ये। और भी चीजें बताऊंगा कल इस एग्जाम की तैयारी करने से। ये जो मैं बता रहा था एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बहुत सारे एग्जाम्स के रास्ते खुलेंगे। कल बात करूंगा व्यापम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सब की बात करूंगा। तो 2-3 दिन तक मैं केवल यही सब बताऊंगा आपको, थोड़ा फैमिलियर करूंगा सीजीपीएससी के साथ। बाकी फैकल्टी आके आपको पढ़ाएंगे। चलिए कल मिलता हूँ।